नमस्कार और स्वागत है आप सभी संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकगण। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी के तहत एक और उपाख्यान को मैं देखना है। इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और उपाख्यान को देखने का प्रयास करेंगे जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ इंडिया, जो 2006 में पारित की गई थी। यूपीए शासन में यह कानून जो है वो लाया गया था, इसे पारित भी किया गया था। हालांकि फूड रेगुलेशन यानी कि जो खाद्य क्षेत्र है उसमें विनियमन करता यह संपूर्ण कानून है, जिसके तहत भारत को आर्थिक फायदा भी हो रहा है, भारत को सामाजिक फायदा भी हो रहा है। तो महत्वपूर्ण कानून है और इसके सारे पक्षों के बारे में यहाँ आज इस उपाख्यान में हमें चर्चा करनी है। प्लस यह जैसे आपको दृश्यमान है 71वां लेक्चर है यह पूरी श्रृंखला का, जो कि ग्रोथ माउंट यूपीएससी के जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही है। तो आप यह सारी श्रृंखला का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग सारे महत्वपूर्ण अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के कानूनों की चर्चा में यहाँ की है, उनका आप लाभ ले सकते हैं। वो आपको प्रबुद्ध बनाने में उपयोगी साबित होंगे। प्लस यह पूरी की पूरी लेक्चर इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है। यह पुस्तिका हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भी उपलब्ध है, साथ ही में एकदम फाइनली क्राफ्टेड है। संधि सेवाओं के परीक्षार्थियों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ हमारे सामने रखा गया है। तो हम इसी पुस्तिका का, इसी बुक का आधार लेकर आपके सामने विश्लेषण करते हैं। साथ ही यह हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। तो यह सारी श्रृंखला, जिस श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन कानूनों ने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो, तो यह सारी श्रृंखला, विशेष श्रृंखला इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। तो जीएस पेपर 3 के साथ यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो है प्रत्यक्ष रूप से देखें तो जीएस पेपर 3 के साथ, क्योंकि यहाँ जो है इकोनॉमी है यानी कि अर्थनीति या अर्थतंत्र है, तो उस खंड के साथ यहाँ हमारा ये आज का मुद्दा जुड़ा हुआ है। प्लस ये पुस्तिका का 8वां भाग चल रहा है। पूर्व के 70 उपाख्यानों में हमने 7 भागों के ऊपर चर्चा की है। अलग अलग भाग है, विभिन्न कुछ जो है भाग ऐसे होते हैं जहां महिलाओं के संरक्षण के अधिनियमों की बात की गई है, जहां आर्थिक अधिनियमों की बात की गई है, जैसे यहाँ फिलहाल चल रहा है। फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ कानून थे, जो कुछ अधिनियम थे, उनकी भी चर्चा हमने की है। तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी ग्रोथ माउंट यूपीएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। प्लस अगर चीज़ों को पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए growthmounteducation.com। आज ही विजिट कीजिए, सारी चीज़ें वहाँ ब्लॉग ग्रुप में मौजूद है, आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए अनुकूल भाषा में वहाँ माहितियाँ जो है या संसाधन जो है वो उपलब्ध है। तो आज ही विजिट कीजिए हमारी साइट, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और अन्य परीक्षा संबंधी संसाधनों तक पहुँच पाइए। अब शुरू करेंगे आज की मूल चर्चा, जो कि निश्चित है इंट्रोडक्शन से होनी है, परिचय से होनी है। सबसे प्रथम इस कानून का परिचय लेंगे, फिर इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ यानी कि उद्भव हुआ आज के इस पर्टिकुलर कानून का। फिर बाद में इसी कानून के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, फिर बाद में प्रमुख प्रावधान देखेंगे और अंततः अगर इनमें कोई संशोधन हुआ है तो उसको देखते चलेंगे और अंततः इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में हमें चर्चा करनी है, देखना है। तो अब इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से आज का मुद्दा शुरू होगा। 4-5 बिंदु है, माइंड मैप के रूप में ही देखेंगे ताकि चीज़ें जो है वो स्पष्ट रूप से समझी जा सके। सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इज अ स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन दैट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड। यस, देखिए प्रायर टू 2006 यानी कि इस कानून के पहले देयर वर मल्टीपल कानून्स या देयर वर मल्टीपल एक्ट कह सकते हैं। बहु कानूनी व्यवस्था थी मात्र और मात्र खाद्यान्न क्षेत्र में। ठीक है, मैं आपको खाद्यान्न क्षेत्र की ही बात कर रहा हूं। खाद्यान्न क्षेत्र, मात्र और मात्र खाद्यान्न क्षेत्र संबंधी कई सारे कानून थे। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन, उसके अमलीकरण को, उसके कार्यान्वयन को लेकर काफ़ी सारा कंफ्यूजन जो है वो अथॉरिटीज़ में रहता था। और अल्टीमेटली यह सारे कानूनों का जो प्रबंधन है, इनका जो अनुपालन है, कार्यान्वयन है, वो असरकारक रूप से नहीं हो पाता था। तो इसीलिए मात्र एक कानून पूरी की पूरी खाद्यान्न व्यवस्था के लिए, पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए मात्र एक कानूनी व्यवस्था, जिनमें जो पूर्व मौजूद सारे कानून थे उन कानूनों के सारे प्रावधान ले लिए गए हैं, यानी कि सारी चीज़ों को कंपाइल किया गया है, एक्यूमुलेट किया गया है और एक जो है एक एकल कानून यहाँ हमारे सामने लाया गया है।
एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 चैप्टर्स, यानी कि देयर आर टोटल 12 जो है कुल 12 अध्याय है आई मीन, एंड देयर आर 2 शेड्यूल्स एज वेल, यानी कि 2 अनुसूचियां भी इस कानून में मौजूद है, जिनमें कुछ चीजें हमें दी गई है जो यहाँ हमारे सामने स्पष्ट की गई है. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट डिवाइड्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इनटू जोन्स फ्रॉम विच दे विल गेट अ रिप्रेजेंटेशन इन फूड अथॉरिटी. यस, तो फूड अथॉरिटी सबसे प्रथम तो जो स्थापना हुई वो इस कानून के द्वारा ही हुई, ठीक है. और फिर इसमें जो प्रतिनिधित्व है वो सारे जोन्स को दिया गया. भारत के सारे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इन जोन्स में बांटा गया, और फूड अथॉरिटी में यानी कि खाद्य प्राधिकरण में इन सबको जोन वाइज, जोनवार प्रतिनिधित्व दिया गया. फिर दूसरी जो अनुसूची है वो स्पष्ट करती है किन किन कानूनों को इस कानून के द्वारा, इस 2006 के मुख्य कानून के द्वारा किन किन कानूनों को जो है शून्य कर दिया गया, किन किन कानूनों को समाप्त कर दिया गया. तो वो सूची हमारे पास है जो हमें याद रखनी होगी, जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है. तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीजों को याद रख सकते हैं. यह सारी चीजें जो है वो प्रिलिमिनरी पॉइंट से हमें पूछी जा सकती है. निम्नलिखित में से एक ऐसे कानून को उठाइए जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के पहले था या नहीं था. कोई भी पूछा जा सकता है, कुछ भी वे पूछ सकते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. द सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्ट रिपील्ड, नेमली प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954, द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, edible oils packaging regulation order 1988, solvent extracted oil de-oiled meal and edible flour control order 1967, and milk and milk products order 1992. So basically this acts actually ensures that the consumer's protection is being maintained and consumer's health is too being maintained. ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ सुनिश्चित की जाती है, न केवल मात्र ग्राहक सुरक्षा, न केवल मात्र उपभोक्ता को संरक्षण, मगर उनके साथ ग्राहक यानी उपभोक्ता का स्वास्थ्य भी ध्यान में रखा जाता है. और अलग अलग मानकें जो है यानी कि स्टैंडर्ड्स जो है वो इस कानून के द्वारा बनाए जाते हैं. और उसी के तहत सारे प्रोडक्शन प्लेयर्स है इंक्लूडिंग पब्लिक एज वेल, तो इन सारों को यह फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, दे आर एक्चुअली सेट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स. तो उसी के तहत यहाँ भारत में यह जो खाद्य प्राधिकरण के द्वारा जो मानक बनाए जाते हैं, जो नीति नियम बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन, उनका अनुकरण खाद्य संबंधी जो उत्पादक है उनके द्वारा करना आवश्यक है, अनिवार्य है. सेकंड शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन रिपील्ड बाय दिस एक्ट. तो ये लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सूची थोड़ी महत्वपूर्ण है. यह कानून सारे थे जो अलग अलग उपक्षेत्रवार, खाद्यान्न क्षेत्र में भी उपक्षेत्र, ये सारा उपक्षेत्र है, तो उपक्षेत्रवार अलग अलग कानून था, मगर यह कानून ने यह सारे कानूनों के प्रावधानों को सम्मिलित किया अपने में और मात्र एक कानून व्यवस्था में जो है रख दिया. द सेकंड शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन रिपील्ड बाय दिस एक्ट. फिर उसके पश्चात हमें पृष्ठभूमि देखनी है कि कैसे इस कानून का उद्भव हुआ, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसने इस कानून के उद्भव को जो है परिणमित किया. तो सबसे प्रथम, बिफोर दिस एक्ट वेरियस फूड लॉज वर इन एग्जिस्टेंस व्हिच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग देम रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन. ये तो होना ही है, क्योंकि जब बहुकानूनी व्यवस्था होती है तो उसके अनुकरण के जो संबंध में समस्याएं जो है वो बढ़ती है. कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चर, इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो इन सारों को कैसे यस एक सारे जो बहुकानूनी व्यवस्था जो है उनको कैसे अप्लाई करना वो समझ में नहीं आ रहा था, एंड देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन. फर्दर दिस लॉ वेर ओल्ड एंड वेर नॉट इन अकॉर्डेंस विथ कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स. यस, क्योंकि कुछ कानून जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें स्टैटिक मात्रा को छोड़कर अन्य चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है, अन्य चीज़ों को जो है उसमें जोड़ना पड़ता है, जो कि नई हो, नई अवधारणाएं हो, नई परिभाषाएं हो, नए संशोधन हो, वैज्ञानिक संशोधन हो. तो ऐसे यहाँ ये कानून जो है वो अपने आप में आउटडेटेड हो गया था
और इसमें कोई कंटेम्पररी जो ज़रूरत है वो परिपूर्ण करने का कोई प्रावधान नहीं था, न तो कोई ऐसी क्षमता थी। तो ये भी एक कारण है कि एक नया कानून यहाँ लाया गया जो कि समकालीन ज़रूरतों को परिपूर्ण करने वाला हो या परिपूर्ण करने में सक्षम हो। दिस रिजल्टेड इन लो ग्रोथ ऑफ इंडियन फूड इंडस्ट्री। यस, एज द लॉ वाज आउटडेटेड, इंडियन फूड इंडस्ट्री सफर्ड। यानी कि ये जो पूरी समस्या है वो भारतीय खाद्य उद्योग को कम वृद्धि कर रही है उसमें। द इंडियन फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी लो पेस ड्यू टू दिस आउटडेटेड and multiple law regime. In year 1988, Prime Minister's Council has recommended a single comprehensive legislation. Yes, 1988 में प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल यानी कि प्रधानमंत्री की परिषद के द्वारा यह अनुशंसा दी गई कि भाई भारत को खाद्यान्न क्षेत्र संबंधी एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक व्यापक कानून की जरूरत है। आफ्टर दिस, इन ईयर 2004, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी on pesticides and standing committee on food also recommended a legislation that covers all the required aspect. Yes, तो यहाँ ये दो, एक संयुक्त संसदीय समिति एवं एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड। संयुक्त संसदीय समिति जो थी वो जंतुनाशक दवाओं के लिए थी, उनके द्वारा भी खाद्यान्न क्षेत्र में एक व्यापक कानून की, एक व्यापक विधान की ज़रूरत है वो बताया गया। साथ ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड के द्वारा भी सेम समान अनुशंसा दी गई कि एक व्यापक कानून की जरूरत है भारत के खाद्यान्न क्षेत्र को लेकर। फाइनली इन 2005 द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल वाज ड्राफ्टेड एंड कंपाइल ऑल वेरिड लॉज प्रेजेंट। यस, तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो उप क्षेत्रों में जो कानून थे जो चल रहे थे, उन सारे कानूनों के प्रावधानों को एक में सम्मिलित किया और एक नया ड्राफ्ट बिल 2005 में तैयार किया गया, यानी कि मसौदा। Also, primary focus was laid on the prevention of Food Adulteration Act 1954. Yes, Food Adulteration Act 1954 के ऊपर एक ध्यान जो है, एक विशेष ध्यान रखा गया ताकि कंज्यूमर्स हेल्थ जो है उसे बचाया जा सके। उपभोक्ता का स्वास्थ्य जो है वो महत्वपूर्ण है उपभोक्ता के संरक्षण के साथ। तो ऐसे में यहाँ इस कानून के गठन में फूड एडल्टरेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया। देन आफ्टर फर्दर वेरियस अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस वर आल्सो एडॉप्टेड। तो यह सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय धाराधोरण है, नीति नियम है, उन सारों को ध्यान में रखते हुए हमारा 2005 का यह मसौदा तैयार किया गया था। बिल बिकेम एन एनेक्टमेंट इन ईयर 2006। यस, यह जो मसौदा था वो अब अधिनियम का रूप ले लिया या अधिनियम में रूपांतरित हो गया इन द ईयर 2006। सो दिस वाज द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। देयर वर लॉट ऑफ एक्ट प्रायर टू दिस सिंगल लेजिस्लेशन which were creating a lot of confusion among different parties and players. फिर बाद में प्रधानमंत्री परिषद के द्वारा भी अनुशंसा दी गई कि भाई एक व्यापक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेस्टिसाइड एवं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फूड के द्वारा भी सेम अनुशंसा दी गई। एक मसौदा तैयार किया गया जो विभिन्न पूर्व कानून जो प्रवर्तमान थे उस समय में, उनके सारे प्रावधानों को एक में सम्मिलित किया, एक मसौदा तैयार किया जिनमें फूड एडल्टरेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और अंततः 2006 में यह मसौदा अधिनियम के रूप में रूपांतरित हो गया। तो दिस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अब इसके मुख्य उद्देश्यों को देखेंगे कि किन मुख्य उद्देश्य के साथ यह कानून लाया गया। तो 4 बिंदु में यहाँ इनके उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रथम कहता है कि द एक्ट वाज एनफोर्स्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड इन इंडिया। यस, देखिए ये 3 चीजें हमें याद रखनी है या 2 चीजें ही याद रखनी है, जिनमें एक है सिंगल, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, उपक्षेत्रीय नहीं, मात्र एक मास्टर एक्ट यानी कि सिंगल लेजिस्लेशन, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सारे उपक्षेत्रों को सम्मिलित करने वाला। फिर इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज पॉपुलरली नोन एज FSSAI। ठीक है, और सारे खाद्यान्न चीज़ों की जो पैकेजिंग होती है इनके ऊपर इसका
एक मोनोग्राम होता है, एक लोगो होता है, और ये लोगो ही गारंटी है कि यह जो खाद्य सामग्री है वो 100% अच्छी है, विदाउट एनी टाइप ऑफ फूड अडल्टरेशन है, एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा जो मानक बनाए गए हैं उस मानक के आधारित इसका कोई भी खाद्यान्न चीज का उत्पादन हुआ है। तो ये बात यहाँ फसई के लोगों से इस बात की गारंटी दी जाती है। फिर उसके बाद द एक्ट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स दैट आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड रेगुलेट्स द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड। यस, तो यहाँ साइंटिफिकली प्रूवन चीजों को नियम के रूप में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो देखती है, और उसी प्रकार मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो स्टोरेज करने वाला हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो इंपोर्टर हो, वो सारी चीजों को यहाँ फसई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है इन केस ऑफ फूड आर्टिकल्स। और चौथा बिंदु कहता है कि द अल्टीमेट आइडिया टू मेक फूड अवेलेबल टू ऑल एंड एंश्योर दैट इट्स होलसमनेस फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज मेंटेन्ड। यस, तो कुल मिलाकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में दो चीजों का ध्यान रखा गया है। एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसका जिक्र मैंने किया, और दूसरा है कंज्यूमर्स हेल्थ। ठीक है, तो ये दो चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है। तो ये दो मुख्य इसके उद्देश्य हुए, अन्यथा अन्य उद्देश्यों में ये सारी चीजें हम लोग लग सकते हैं, जैसे FSSAI की स्थापना। अब आगे हमें इसके कुछ प्रावधान देखने हैं जो कि प्रमुख है। जैसे हमने देखा कि पूरा का पूरा जो अधिनियम है वो 12 अध्यायों में विभाजित है, तो यहाँ अध्यायवार ही हम लोग देखेंगे और प्रति अध्याय में कौन से प्रावधान है वो देखने का, वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम प्रावधान इसमें है कंट्रोल बाय द यूनियन। The act in the preliminary chapter itself declares that the union government should take control of the food industry for furthering the public interest. Yes. लोकहित में केंद्र सरकार को ये अधिनियम सत्ता देता है कि संपूर्ण खाद्य क्षेत्र जो है उसका विनियमन सरकार के द्वारा किया जा सकता है, मगर इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो राष्ट्रहित, लोकहित होना चाहिए। दूसरा अध्याय कहता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जिसका मोनोग्राम के बारे में हमने बात की। लगभग सारे पैकेजिंग फूड्स के ऊपर हमें ये मोनोग्राम दृश्यमान होता है, और यही गारंटी है कि खाना जो है वो अच्छा है और इसके मानकों के तहत ही बनाया गया है। चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट एस्टैब्लिशेस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसे हिंदी में हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कह सकते हैं, ऑफ द इंडिया बाय द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अधिसूचना से सरकार ने यह कानून या ये जो प्राधिकरण है वो बनाया इस कानून के तहत। फिर द हेड ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली। अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन प्लस 22 मेंबर्स, यानी कि 1 + 22 विच मीन्स 23 मेंबर्स। 1/3 ऑफ देम शैल बी वुमेन, जिनके 1/3 महिलाएं होनी आवश्यक है। A selection committee will constituted for the appointment of the chairperson will have the term of 3 years and they would be eligible for reappointment. Yes, तो एक सिलेक्शन कमेटी, एक निमणूक समिति के द्वारा इस अथॉरिटी के चेयरमैन का जो है एक प्रकार से निराकरण होगा या उनकी नियुक्ति होगी, और जो समय अवधि है ऑफिस की वो 3 इयर्स की है, साथ ही में रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। तो ये कुछ इसके प्रावधान है जो कि आज की जो है प्रारंभिक परीक्षा के स्वभाव में फिट बैठने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो उनका स्ट्रक्चर को लेकर, उनके चेयरपर्सन की निमणूक को लेकर, उनकी अवधि को लेकर, तो यही सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, समझनी है। Then after the authority will have the duty to regulate and monitor the manufacturing, processing, distributing, sales and import of food items to ensure that their safety and wholesomeness are maintained. ठीक है, तो अथॉरिटी को सारी सत्ताएं हैं एवं खाद्य पदार्थों को लेकर सारी जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया को भी विनियमन करने की शक्तियां इस प्राधिकरण को मिली हुई है। इट में ऑल्सो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन रिगार्डिंग फूड स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिशन एंड सर्टिफिकेशन बॉडी, लेबलिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर जो फूड पैकेजिंग है वो भी इस प्राधिकरण के हाथ में ही है।
और फूड पैकेजिंग के ऊपर भी इस प्राधिकरण के द्वारा ही बनाए गए नीति नियम मानक लागू होते हैं। The authority will also have various other functions as specified under section 16 of the act, but they are related to food sector only. फिर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी यानी कि केंद्रीय सलाहकारी समिति। द अथॉरिटी शैल नोटिफाई ए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। तो इसका गठन जो है वो फसाई के हाथ में है। फसाई का गठन केंद्र सरकार के हाथ में था इस कानून के तहत। ठीक है, केंद्र सरकार ने फसाई का गठन किया और फसाई एक और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का जो है गठन कर सकती है। द कमिटी विल कंप्राइज ऑफ 2 मेंबर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर रिलेटिव रिसर्च बॉडीज एंड फूड लेबोरेटरीज। ठीक है, तो प्रति क्षेत्र में से 2 व्यक्ति, चाहे वो खाद्य उद्योग हो, खेत जो है कृषि हो या ग्राहकवाद हो, रिलेवेंट रिसर्च बॉडीज यानी कि खाद्य एवं कृषि संबंधी कोई भी ऐसी आप कह सकते हो कि संशोधन करने वाली संस्था हो, तो इनमें से प्रति संस्था के 2 व्यक्ति यहाँ इस समिति में शामिल होंगे। ऑल्सो ऑल कमिश्नर्स ऑफ द फूड सेफ्टी एंड चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी विल सर्व एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी। यस, एक्स ऑफिशियो यानी कि पद की दृष्टि से जो यहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी का चेयरमैन होगा, साइंटिफिक कमिटी का, वही अपने आप में इसका बाय डिफॉल्ट मेंबर रहेगा इस सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी का, तो उसे एक्स ऑफिशियो माना जाता है। द कमिटी शैल हैव द ड्यूटी टू एंश्योर कोऑपरेशन बिटवीन फूड अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो यह कमिटी का एक मुख्य काम है कि जो फूड अथॉरिटी है उनके द्वारा नीति निर्माण किया जाता है और एनफोर्समेंट एजेंसीज है जिनके द्वारा जो नीति निर्मित हुई है उसका अनुपालन, उसका अनुकरण करवाया जाए। तो ये दोनों के बीच में तालमेल, ये दोनों के बीच में सहकार सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को देखना है। देन इट शैल ऑल्सो एडवाइज द फूड अथॉरिटी ऑन वेरियस मैटर्स। तो ये फूड अथॉरिटी यानी कि खाद्य प्राधिकरण को भी जहां चाहे सलाह दे सकते हैं राष्ट्रहित में। फिर उसके बाद है चौथा अध्याय साइंटिफिक पैनल्स की बात करता है, यानी कि वैज्ञानिक पैनल। फूड अथॉरिटी shall establish scientific panels that will consist of independent scientific experts। यस, तो ये तो ज़रूरी है क्योंकि खाद्यान्न क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक एटीट्यूड होना ज़रूरी है। क्योंकि इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूं तो फिलहाल माइक्रो जो है न्यूट्रिशन की बातें चल रही है, यानी कि जो खाद्यान्न पदार्थ हो रहे हैं उसे फोर्टिफाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। फोर्टिफाइड यानी कि जो कुछ ऐसे तत्व उसमें गैरहाजिर है, ठीक है, जो तत्व मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उन तत्वों को उसमें उमेरना। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी जो चीज़ हो, इसमें सपोज आयरन नहीं है तो उसमें आयरन जो है वो उसमें ऐड करना, जिंक जो है वो पर्याप्त मात्रा में उसे ऐड करना। ठीक है, तो उसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब साइंटिफिक अप्रोच हो। साइंटिफिक अप्रोच के बिना फूड फोर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसकी बदौलत माल नरिशमेंट हो रही है। और आज जैसे मैं मालूम है कि भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा कुपोषित जो व्यक्ति है वो भारत में रह रहे हैं और उनमें विशेष करके बच्चे। तो साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक जो है एटीट्यूड के बिना यह चीज़ें संभव नहीं है। तो इसीलिए खाद्यान्न क्षेत्र में विज्ञान का सहारा अनिवार्य है। द पैनल में इनवाइट वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स फॉर डेलिब्रेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल यानी कि स्वाधीन वैज्ञानिक संशोधक तो है ही है इसमें, मगर उनके साथ यहाँ फूड इंडस्ट्री के और कंज्यूमर्स दोनों पक्ष के भी प्रतिनिधि शामिल है। द फूड अथॉरिटी कैन establish as many scientific panels as it requires, along with various other panels on things like food additives, flavoring, pesticides, genetically modified food and organisms etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ फूड अथॉरिटी के द्वारा ही जो है विनियमित होती है। फिर साइंटिफिक कमिटी, वैज्ञानिक समिति, जो कि फूड अथॉरिटी का ही भाग है। फूड अथॉरिटी विल ऑल्सो अपॉइंट a scientific committee which will consist of a chairperson of a scientific panel and 6 independent scientific experts who are not part of any panel as its member। ठीक है, तो साइंटिफिक पैनल का जो अध्यक्ष है वो इसका भी अध्यक्ष रहेगा और अन्य 6 ऐसे लोग होंगे, 6 ऐसे मेंबर होंगे जो कि
साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे मगर किसी भी पैनल का भाग नहीं होंगे, यानी कि एकदम स्वतंत्र होंगे। द कमिटी विल हैव ड्यूटी टू प्रोवाइड साइंटिफिक ओपिनियंस टू द फूड अथॉरिटी एंड द पावर टू ऑर्गेनाइज पब्लिक हियरिंग्स। ठीक है, तो कमिटी के पास कुछ क्वासी जुडिशियल शक्तियां भी है, अर्ध न्यायिक शक्तियां भी मौजूद है, जिसके तहत वे लोगों की शिकायतें, ग्राहकों की यानी कि उपभोक्ता की शिकायतें वे सुन सकते हैं। और न केवल मात्र शिकायतें मगर उनके द्वारा जो दिए गए सूचन है, जो अनुशंसाएं हैं, उनके ऊपर भी यहाँ यह पैनल या यह कमेटी विचार जो है करती है या कर सकती है। फिर द मेंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल कमेटी विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years, यानी कि इनके कचेरी की अवधि जो है वो 3 वर्ष की है। एंड द मैनर फॉर द ऑपरेशन विल बी गाइडेड बाय अ सेपरेट सेट ऑफ डिटेल्ड रेगुलेशन बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। तो ये कुछ औपचारिक बातें हैं जो कि यहाँ दी गई है, मगर हमें यही समझना है कि साइंटिफिक पहले तो जो फसई है उनके जो चेयरपर्सन है उनकी अवधि भी 3 वर्ष ही है, वे जो है री अपॉइंटेड हो सकता है, आई एम सॉरी। फिर वही फूड अथॉरिटी के द्वारा निर्मित साइंटिफिक कमिटी के चेयरपर्सन हैं, उनकी भी समय अवधि जो है वो 3 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करेंगे तो याद रखने में हमें आसानी रहेगी। फिर उसके पश्चात देखें तो छठा अध्याय कहता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी, यानी कि खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत। द एक्ट अंडर सेक्शन 18 lays down certain principles that will act as a guidebook for the government and authorities while making or implementing laws in relation to food. Yes, तो सेक्शन 18 में यहाँ कुछ सूचित किया गया है जो कि सरकार के लिए एवं फूड अथॉरिटी के लिए नीति नियम घड़ने में, मानक बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इट विल प्रोवाइड रेफरेंस एज ए गाइड बुक, यानी कि यह दिशा निर्देश करती सूची साबित होंगी। सेक्शन 18 में जो चीजें दी गई है वो। देन व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एनी लॉ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट इट रीचेस द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन हेल्थ and consumer interest, undertake risk management and risk assessment on the matters which the food authority feel essential. Wherein a confusion regarding safety of a certain product is prevalent, then the food authority will draft interim provisions for the same if certain items in a lot being below par shall be assumed, etc. etc. ठीक है, तो यहाँ संक्षिप्त में कहा गया है कि जो खाद्य प्राधिकरण है वो अपनी नीतियां जब निर्माण कर रहा होगा या गढ़ रहा होगा तो 2-3 बात जो है महत्वपूर्ण वो ध्यान में रखेगा। और उनमें एक बात है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, यानी कि ग्राहक का जो संरक्षण है, उपभोक्ता का जो रक्षण है वो सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए, एवं कंज्यूमर्स हेल्थ, उपभोक्ता के स्वास्थ्य। तो ये 2 चीज़ों को आगे रखते हुए, इसे अग्रता देते हुए यहाँ खाद्य प्राधिकरण नीति निर्माण करता है, नीतियों का अमलीकरण भी करता है। और इन दैट केस कुछ ऐसी मैटर होंगी जिनके ऊपर कोई प्रावधान नहीं किए है फूड अथॉरिटी ने, तो ऐसे में इंटरिम प्रोविजंस यानी कि अंतरिम प्रावधान कर देंगे, फिर बाद में उसके लिए परमानेंट प्रावधानों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे अच्छे मैकेनिज्म्स है भारत की जो फूड अथॉरिटी है वो कार्य करती है। For drafting any regulation, the authority shall keep in mind the prevalent practices in the country and international standards, determine standards based on risk analysis, ensure public consultation, consumer protection, etc. तो ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने आपको बताई कि किस तरीके से नीति जो है वो घड़ी जाती है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो पब्लिक कंसल्टेशन है वो किया जाता है, अन्य कोई जो देश हो जो अच्छा एग्जाम्पल हो फूड सिक्योरिटी में, फूड सेक्टर में, तो उनका भी रेफरेंस लिया जाता है। तो इस तरीके से नीतियों का निर्माण होता है। तो ये बात रही अध्याय 6 की। 7वां अध्याय कहता है कि जनरल प्रोविजंस फॉर फूड या फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। यस, तो जो खाद्य सामग्री है, जो खाद्य उत्पाद है, उनके लिए कुछ सामान्य सिद्धांत है जो यहाँ दिए गए हैं। चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोविजन दैट आर टू बी फॉलोड फॉर ऑल द फूड आइटम्स। यस, सारी खाद्य सामग्री के लिए चैप्टर 4 में आई मीन जो प्रावधान दिए गए हैं वो फॉलो करने हैं। They should not contain any food additives unless allowed as per the regulation under the act. Yes, यानी कि no food addictive, जो पैकेजिंग फूड आता है वो एडिक्टिव सब्सटेंस फ्री होना चाहिए, ये एक सामान्य सिद्धांत है। Naturally occurring toxic substances and contaminants should not exceed the prescribed limit in them. Yes, naturally occurring toxic substance
ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जैसे ईस्ट, ठीक है, तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, मगर इट शुड नॉट बियॉन्ड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। फिर insecticides and pesticides should not be over the tolerance limit and not be used directly on them। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स एवं पेस्टिसाइड्स को भी यहाँ यह कानून एक प्रकार से विनियमित करता है और उसके लिए भी दिशा निर्देश दे रखे हैं। एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी कंसर्निंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंग्रेडिएंट्स, एनी स्पेशल डाइटरी यूजर्स शुड कंप्लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यस, तो यह सारी चीजें हैं जिसका उपयोग करने में हमें केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए या केंद्र सरकार के विनियमन नियम के अनुसार ही हमें उसका सेवन अथवा उपयोग करना है। They should be labeled and packaged properly as required by the government and no misleading advertisement should be made in the regard। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जहां सरकार लेबल भी तय करेगी, सरकार पैकेजिंग किस तरीके का होगा वो पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो भी तय करेगी, साथ ही में देयर शुड बी नो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई भ्रामक विज्ञापन भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इस कानून के तहत जो भारत का खाद्य प्राधिकरण है वो कंज्यूमर की रक्षा भी करता है, ग्राहक की जो है रक्षा भी करता है एवं ग्राहक के सुरक्षा की भी रक्षा करता है। तो ये बात रही 7वें अध्याय की। अब 8वां अध्याय है जो कि आयात के साथ जुड़ा हुआ है, खाद्य सामग्री के आयात के साथ जुड़ा हुआ है, which says the act also regulate the importing of food items in India under section 25 of the act। A person is not allowed to import in India any unsafe or misbranded food item, any product of food that requires license, any product that is not allowed as per the provision of this act। ठीक है, तो ऐसी कोई अवैध सामग्री या ऐसी सामग्री जो कि इस कानून के तहत सूचित नहीं है उनका आयात नहीं किया जा सकता। फिर एडजुडिकेशन यानी कि न्याय निर्णय, न्याय निर्णय। The act also set authority for adjudication in the case of या in the related case कह सकते हैं। Any officer not below the rank of additional district magistrate यानी कि ADM shall be notified to be the adjudicating officer under this act and he or she will have the powers of a civil court in any matter regarding any offense committed under this act under chapter 9। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का ऑफिसर है उसे सरकार के द्वारा अधिसूचित करके फूड सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया जा सकता है और उन्हें सिविल कोर्ट्स के पावर भी दिए गए हैं या उनमें निहित होते हैं। फिर 10वां अध्याय कहता है कि फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण, न्यायाधिकरण कोई भी कर सकते हैं। फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल shall also be formed under this act which shall hear cases in an appeal from the adjudicating officer। It shall contain only one presiding officer who is or should have been a district judge। The procedure and the powers of the tribunal shall be decided by the central government। Any aggrieved party from the decision of the tribunal shall appeal to the high court। Yes, तो यहाँ अगर यहाँ मामला नहीं निपटा, कोई भी पक्ष असंतुष्ट है तो वो फर्दर अपने मामले को हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो ये कुल महत्वपूर्ण 10 अध्यायों के ऊपर हमने चर्चा की जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण थे। अब हमें इसके संशोधन के बारे में देखना है कि इस कानून में संशोधन कब हुआ और वो क्या था। तो एक्ट हैज ओनली बीन अमेंडेड वंस इन ईयर 2008। 2006 में ये कानून लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और 2008 में इसमें एक संशोधन किया गया जो कि एकमात्र संशोधन है आज दिन का। एंड इट वाज नॉट ए मेजर अमेंडमेंट एज वेल यानी कि वो कोई मुख्य संशोधन नहीं था। इट ओनली एडेड डेफिनेशन ऑफ मेंबर इन डेफिनेशन क्लोज एंड ऑल्सो मेड सर्टेन चेंजेस टू फूड अथॉरिटीज कंपोजिशन यानी कि उसकी संरचना संबंधी था, कोई महत्वपूर्ण सुधार संशोधन नहीं था। अब बारी है इसके आलोचनात्मक बिंदु देखने की एवं इसके महत्व की बात करने की, यानी कि दो पक्ष देखने हैं इस कानून के। शुरू करेंगे क्रिटिसिज्म से जिनमें कहा गया है कि प्रॉब्लम विथ एक्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। यस, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, चाहे कोई भी कानून ले लो भारत के संदर्भ में, एंड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ फूड सिक्योरिटीज को
जो है अच्छी तरीके से एनफोर्स करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है, जो भारत के पास नहीं है, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी भी होनी आवश्यक है, वो भी भारत के पास नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये इसका प्रथम आलोचनात्मक बिंदु रहा। दूसरा बिंदु कहता है कि मेनी रेगुलेशंस आर स्टिल इन नॉट फ्रेम्ड बाय फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस, देयर इज अ मेनी, आप कह सकते हो कि मेनी रेगुलेशंस which are pending towards the food authority, but food authority is not reacting. तो ये एक दूसरी बात है। तीसरा, hope with the enactment was framed as stayed only on the papers when it comes to the practical aspect. Yes, अगर देखें तो इस कानून की जो आशा थी, जिन उद्देश्यों के साथ इस कानून का गठन किया गया था, इसका अनुपालन करवाया जा रहा है, वो मात्र और मात्र कागज के ऊपर है। प्रैक्टिकली यह कानून की सारी चीज़ों का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये तीन मुख्य इसके बिंदु है। मगर अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो तो ये कानून जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि अपने आप में उपभोक्ता की जो है हितों की तो रक्षा करता ही है, मगर उपभोक्ता के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता करता है। देखेंगे कुछ इसके महत्व के बिंदु, जिनमें सबसे प्रथम है, एक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड। यस, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक जो है वो बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ये इसका एक अच्छा बिंदु है। दूसरा, एक्ट एस्टेब्लिश अ सिंगल फूड अथॉरिटी एंड प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट पावर्स एंड फंक्शन। यस, सिंगल फूड अथॉरिटी यानी कि जो प्रायर रिजाइम था, इस कानून के प्रायर का जो रिजाइम था, उसको सबसे प्रथम तो सिंगल विंडो कर दिया, यानी कि एक ही कानून के तहत एक कानून को व्यापक बना दिया, और एक ही कानून के तहत पूरे खाद्यान्न क्षेत्र का विनियमन अब करने जा रहे हैं या किया जा रहा है, और उस प्राधिकरण को, यानी कि खाद्य प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में जो है कार्य भी दिए गए हैं, कार्य के साथ सत्ताएं भी दी गई है। फिर सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्न इज क्रिएटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर मल्टी लेवल एंड मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल लेवल। यस, जो हमने देखा, सारी सूची थी, अलग अलग जो है खाद्य क्षेत्र में अलग अलग उप क्षेत्रों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून थे, यानी कि इट वॉज अ मल्टी लेजिस्लेटिव रिजाइम। ठीक है, जो अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता था अलग अलग पार्टीज में। तो यहाँ ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण है। और तीसरा, एक्ट ऑल्सो गिव्स प्राइम फोकस ऑन द फूड इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली स्मॉल ट्रेडर्स इन फूड बिजनेस दैट आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, यानी कि जो माइक्रो जो कैटेगरी है, ठीक है, फूड सेक्टर्स में प्लेयर्स की, उसका भी ध्यान रखता है ये कानून। ठीक है, और पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी वृद्धि के ऊपर भी यह कानून ने फोकस दिया है। तो पूरे सेक्टर में सारे प्लेयर्स को, सारे वर्गों के प्लेयर्स को लाभ मिलेगा, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो मध्यम कक्षा के हो, चाहे वो बड़े हो। ठीक है, तो ये कुल मिला के इसके महत्व के 4 बिंदु थे। तो आज इस पूरे उपाख्यान में इस कानून का 360 डिग्री व्यू हमने देखा, होलिस्टिक अप्रोच से यह कानून को समझा। बात हमने शुरू की थी परिचय से, फिर इसके जो है पृष्ठभूमि को भी देखा, उद्देश्यों को, मुख्य प्रावधानों को या प्रमुख प्रावधानों कह लीजिए, साथ ही में संशोधन देखे, और अंततः इस अधिनियम के 2 पक्ष देखे, जिनमें एक पक्ष था आलोचनात्मक और दूसरा महत्व का। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी श्रृंखला के एक और कानून के साथ, एक और अध्ययन के साथ। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही ये तो बात रही यूट्यूब की, यूट्यूब के ऊपर वीडियो की, मगर चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। साथ ही वेबसाइट में आप अन्य परीक्षा संबंधी संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूर हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।